बीए तृतीय वर्ष, षष्ठ सेमेस्टर, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न। यह पेपर आपका हिंदी नाट्य साहित्य का होगा। तो आपको बताएं, इस वीडियो से पहले मैंने आपको जो है एक वीडियो दे दिया जिसमें मैंने आपको बताया है नाटक के संबंध में। जो आपके पाठ्यक्रम में नाटक है ध्रुवसामनी, उसके विषय में मैं बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत जो एकांकी हैं, सभी एकांकी की जो है कथा वस्तु आपको सुनाएंगे। यदि उसकी कहानी सुन लेंगे, उसकी कथा सुन लेंगे, तो आपको परीक्षा में समस्या नहीं होगी, जिससे आप आसानी से पेपर को हल कर सकेंगे। तो सभी एकांकी जितनी मतलब आपके पाठ्यक्रम हैं, उन सभी एकांकियों की कथा वस्तु, कथा सार यानी उसकी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ। तो देख लीजिएगा कौन कौन सी एकांकी आपको देखनी है या पढ़नी है। तो सबसे पहले रेशमी टाई जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है, स्ट्राइक भुवनेश्वर जी की है, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की है, वरुण वृक्ष का देवता लक्ष्मी नारायण लाल जी की है, पर्दे के पीछे उदय शंकर भाट जी की है। देखो इनको भी याद करना होता है, क्योंकि पूछते हैं ना, पूछ लेते थे स्ट्राइक एकांकी किस लेखक की है, या पर्दे के पीछे किसकी है, या उदय शंकर भट्ट ने कौन सी एकांकी लिखी, तो ये भी आपको याद करना है। चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो आपकी एकांकी है रेशमी की टाई, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, वहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखो जो इस एकांकी के पात्र हैं यानी रेशमी टाई के जो पात्र हैं वो समझ लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे नवीन चंद्र राय, ये इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट और साम्यवाद का विश्वासी है। इसकी आयु कितनी है? 30 वर्ष है। दूसरा पात्र कौन है? लीला है, उसकी सुशीला स्त्री है और उसकी आयु कितनी है? 22 वर्ष है। और जो अगले पात्र हैं सुघालता है, वो स्वयं सेविका है, आयु है 18 वर्ष। इसके बाद चंदन, नवीन चंद्र का ये नौकर है, आयु है इसकी 45 वर्ष। देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन पात्र किस एकांकी का है, उसकी आयु कितनी है। तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दिया कि जिससे आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। चलो सुनिए इसका सारांश। तो रेशमी टाई जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। मानव मन में फैले हुए कुछ संस्कार पर एकांकीकार का जो दृष्टिकोण है उसका चित्रण इस एकांकी में है। देखो जीवन में पूर्वार्ध, जो जीवन का जो पूर्वार्ध होता है, नहीं पहले का होता है, जो संस्कार होते हैं शायद वो बुरे हों, यानी कि बुरे संस्कार भी हो सकते हैं, उससे मुक्ति मिलना बड़ी मुश्किल होती है। यदि बचपन में कहीं कोई से कुसंस्कार आ जाते हैं, उनसे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है। चोरी करना एक दुर्गुण है, पाप है। उसके संबंध में लेखक का मत है कि यदि सात्विक गुणों से चोरी हो तो अभिनंदनीय है, अच्छी है। श्री कृष्ण की माखन चोरी और नारी हृदय की चोरी पवित्रता एवं निरीहता की ओर संकेत करती है, किंतु रेशमी टाई की चोरी हृदय पर रहते हुए भी संस्कारों के प्रति बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस एकांकी में इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट और साम्यवाद का विश्वास है। नवीन चंद्र राय उसकी पत्नी है। लीला बचपन से ही नवीन चंद्र राय को ऐसे एक दुर्गुण है कि अवसर मिलने पर वो दूसरों की चीज़ें हड़प लेते हैं। उनकी पत्नी लीला यह तथ्य जानती है, आज वो एक धनी व्यक्ति है, फिर भी उनकी इस आदत में कोई फर्क नहीं। नवीन चंद्र राय पत्नी लीला को एक नई रेशमी टाई दिखाते हुए उससे उनकी राय पूछते हैं। तब लीला रेशमी टाई के संबंध में अपना मत प्रकट करती है और पूछती है कि वह बातें तो ठीक है, पर एक बात बताओ, जो
ये नई रेशमी टाई आपको कहाँ से मिली है? इस पर नवीन चंद्र राय कहता कि उसने मदन खन्ना की दुकान में 2 टाई पसंद की और उनमें से एक को खरीदा, लेकिन मदन खन्ना ने भूल में दोनों टाई उन्हें दे दिया और एक का दाम लिया। ये सुनकर लीला अपने पति से एक टाई वापस देने को कहती है, लेकिन नवीन चंद्र राय टाई वापस देने को तैयार नहीं। वो दोनों टाई अपनी पास रखता है, यानी कि जो टाई है उनको जो है अपने पास रखता है और सोशलिज्म की बात कहते हुए इस चोरी का समर्थन भी करता है। यहीं पर इस एकांकी का संवाद पूर्ण होता है। तो इसके बाद देखिएगा स्ट्राइक एकांकी। तो जो स्ट्राइक एकांकी है वो लिखी हुई किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद जी की है। तो सबसे पहले इसके पात्र देख लीजिएगा, क्योंकि पात्र से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद इसकी कहानी यानी सारांश सुना देता हूँ। तो इसके पात्र परिचय में आप देख लीजिएगा, जो पहला दृश्य है, जो पहला दृश्य है ना, तो उसमें जो पुरुष है श्रीचंद है और जो स्त्री, यानी कि पहला दृश्य पुरुष श्रीचंद स्त्री। अच्छा, दूसरा जो आप दृश्य देखेंगे ना, दूसरा दृश्य यानी कि इसमें कितने दृश्य हैं? 3 दृश्य हैं। तो जो दूसरा दृश्य है उसमें 3 पुरुष, 1 युवक और पुरुष श्रीचंद। अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा जो अगला तीसरा दृश्य आप देखेंगे, पहले दृश्य का पुरुष है, दूसरे दृश्य का युवक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसके कितने दृश्य हैं? 3 दृश्य हैं। ये भी पूछता है ना, तो मुख्य मुख्य बातों पर आपको विशेष जोर देते हुए चलना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएं, यानी सारे प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएं। स्ट्राइक जो एकांकी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये भुवनेश्वर जी की है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी की एकांकी है। ये 3 दृश्यों में विभक्त यानी बटी हुई है। ये एकांकी आधुनिक संभ्रांत दाम्पत्य जीवन की विडंबनाओं की अंतर परतों को खोलती है। इस एकांकी का जो प्रकाशन सन है वो 1938 ईस्वी में हुआ। प्रकाशन वर्ष पूछता बहुत है, ध्यान रखे भैया। इसमें पति पत्नी के रागात्मक संबंधों में बिखराव, टूटन एवं मशीनी हो गए जीवन को चित्रित किया गया है। एकांकी के प्रथम दृश्य में एक मध्यवर्गीय बंगले में चाय की टेबल पर एक स्त्री और पुरुष बैठे बातें कर रहे हैं। चाय पीने के बाद श्रीचंद अपने काम से निकल जाता है। श्रीचंद एक कंपनी का डायरेक्टर है और उसकी पत्नी अपने सहमित्रों के साथ लखनऊ घूमने जाती है। दूसरे दृश्य में एक क्लब है जहां 3 लोग वार्तालाप करते हुए, यानी कि ब्रिज के, यानी जो खेल की बात करते हैं वो किसकी करते हैं? ब्रिज के खेल की। अच्छा, ताश के पत्ते खेल रहे हैं लोग और उन्हें श्रीचंद की आने का इंतजार है। तभी श्रीचंद अपनी कार से क्लब में प्रवेश करता है और पूछता है कि क्या ब्रिज खत्म कर दिया है। मिस्टर सहाय की हार जाने के बाद जीत मिस्टर चंद के हिस्से में आ जाती है। श्रीचंद कहता है कि जीवन एक कला है और सबसे बड़ी कला है, वो तो बस ईमानदारी से जीना चाहता है। और तीसरे दृश्य में श्रीचंद अपने घर पहुंचता है जहां उन्होंने युवक को भोजन पर आमंत्रित किया है। एक चपरासी श्रीचंद को ये सूचना देता है कि पत्नी आज रात नहीं आएगी, जबकि पत्नी को रात का भोजन बाहर से लेकर आना था। इसके बाद श्रीचंद पूछता है कि उस व्यक्ति ने शादी क्यों नहीं की। वो व्यक्ति कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता और श्रीचंद चिढ़कर उस व्यक्ति को एक मशीन का उदाहरण देकर स्त्री पुरुष के संबंध को समझाने का प्रयत्न करता है। वो कहता कि स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के 2 पुर्जे हैं,
क्या बताया? स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुर्जे हैं। अच्छा, मशीन एक पुली को नापने, जोखने, समझने नहीं जाती। यदि एक पुर्जा बिगड़ जाए तो उसे बदल डालिए या स्वयं बदल जाइए। एकांकी के समापन में युवक ये कहता है, आइए मेरे होटल में आइए, आपकी फैक्ट्री में तो स्ट्राइक हो गई है। इसी के पूर्व सूचना लाने वाला चपरासी कहता है कि आपका कुत्ता बड़ा पानीदार है। अंग्रेजी है। इस तीखे व्यंग के साथ एकांकी का चरम उपस्थित होता है और यहीं पर एकांकी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप देखिएगा रीढ़ की हड्डी, जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी हुई है। और देखो इसके पात्र देख लीजिएगा, तो देखो इसके पात्र जो है, उमा है वो लड़की है, रामस्वरूप लड़की का पिता है, प्रेमा लड़की की माँ है और शंकर जो है लड़का है, गोपाल प्रसाद लड़की का बाप है और एक पात्र है रतन, वो क्या है? नौकर है। तो ये इसके पात्र हैं। देखो इस कहानी की जो शुरुआत है वो इस तरह से होती कि जो एक उमा लड़की है वो पढ़ी लिखी शादी योग्य लड़की है, जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित हैं और आज उनके घर लड़के वाले उमा को देखने जा रहे हैं। क्योंकि रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ अपने घर की बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक तख्त रखकर उसमें एक नया चादर बिछाया, फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया। रामस्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में नया मेजपोश बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा मुंह फुलाकर यानी नाराज होकर बैठी है। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वो उमा को समझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर लड़की वालों के सामने आए। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, लेकिन प्रेमा कहती है उसने उमा को बहुत समझाया है लेकिन वो मान नहीं रही है। उसके बाद वो रामस्वरूप पर दोषारोपण करते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता तो आज वो कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते कि वो उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़की वालों को न बताए। दरअसल उमा बीए पास है और लड़की वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए रामस्वरूप ने लड़की वालों से झूठ बोला है कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है यानी मतलब है। अच्छा, लेकिन वो अपनी पत्नी से कहते कि कोई बात नहीं है, वो वैसे ही सुंदर है। लड़की वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया गया है, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन खत्म हो गया। इसीलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाजार भेजते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान दिख जाते हैं, जिनकी खबर वो अपने मालिक को देता है। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर पर दाखिल होते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है और आवाज़ से
ही वो बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज़ एकदम पतली और खिसियाहट भरी है, जबकि उसकी कमर झुकी हुई है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों नए जमाने और अपने अपने जमाने की तुलना करने लगे। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगते हैं। वो अपने बेटे को भी डांटते हैं, जो इधर उधर झांक रहा था। वो उसे सीधी कमर कर बैठने को कहते हैं। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद यानी बात करने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद असल मुर्दे यानी शादी विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जनपत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जनपत्रिकाओं की भगवान के चरणों में रख दिया। बातों बातों में वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दी है, इसीलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कों का पढ़ा लिखा काबिल होना तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वो अगर ऐसा काम करेंगे तो अच्छा नहीं है। अच्छा, वो आगे कहते कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करानी है। फिर वो रामस्वरूप से यानी लड़की जो उमा है उसकी सुंदरता व अन्य चीज़ों के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं, लेकिन रामस्वरूप झूठा कान बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत गाती है। उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में पूछते हैं। उमा को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कोई उत्तर नहीं देती। ये बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। वो उमा की कारनामों से परेशान होने लगते हैं और उमा से प्रश्नों के जवाब देने को भी कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है। दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह यानी मुझे एक सामान्य वस्तु की तरह देख परख रहे हैं और रामस्वरूप से टोकते भी हैं और गोपाल प्रसाद जो है नाराज होने लगते हैं। लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, जो मैं कह रही हूँ वो मुझे कह लेने दीजिए। ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं जरा उनसे पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं है। साथ में ही वो लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहते हैं। पुनः सुनिए, साथ में क्या कहते, लड़कियों की तुलना किससे, बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहते कि उन्हें शादी से पहले ऐसे
जांचा परखा जाता है, जैसे कोई कसाई भेड़ बकरी को खरीदने से पहले। जैसे कसाई क्या करता है, पहले भेड़ भेड़ बकरी खरीदता है, उससे पहले क्या अच्छी तरह से उसे जांच लेता है, परख लेता है। वह उनके लड़के शंकर के बारे में बताती है कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों की हॉस्टल से बेइज्जत कर भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने बीए पास किया है, ऐसा कर उसने कोई चोरी नहीं की। उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उनके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की। अब शंकर व उसके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं और रामचंद्र को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, मगर घर जाकर ये पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं। पुनः ये बात सुन लो, आपकी पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी कि या नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या बात होती है, गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और यहीं पर एकांकी जो है पर्दा गिर जाता है और संवाद पूरा हो जाता है। इसके बाद आप देखिएगा वरुण वृक्ष का देवता जो एकांकी है। तो वरुण वृक्ष का देवता एकांकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। एकांकी आचार्य चाणक्य के चरित्र को केंद्र में रखकर लिखा गया है और चाणक्य की विलक्षण बुद्धि एवं प्रखर राजनीतिक प्रतिभा की कथाओं एवं ऐतिहासिक विवरणों से सभी परिचित हैं। इस एकांकी में चाणक्य की व्यवहारिक राजनीति एवं कूटनीति की जो है इसमें कहानी है। वरुण वृक्ष का देवता जो एकांकी, इसमें जो है डॉक्टर जी को बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। अच्छा, उन्होंने अपने उत्तरवर्ती एकांकियों में विविध प्रयोग का स्वयं को स्थापित किया। इस प्रकार के प्रयोग की प्रेरणा उनको रामलीला एवं रासलीला से मिली। डॉक्टर लाल ने समृद्ध लोक नाट्य को निकट से जाना था। उसके शिल्प के आधार पर कई एकांकियों का इन्होंने सृजन भी किया। ये एकांकियाँ कृत्रिमता से दूर हैं। यही कारण है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी जो है श्रेष्ठ एकांकीकारों की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने अपनी एकांकी वरुण वृक्ष का देवता के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई शिक्षा देने का प्रयास किया है। हिंदी एकांकी के विकास में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद आप एकांकी देखेंगे पर्दे के पीछे। जो पर्दे के पीछे है ये एकांकी किसकी लिखी है? उदय शंकर भट्ट जी की लिखी हुई है। सबसे पहले इनके पात्र के विषय में जान लीजिएगा। छीतरमल ये सेठ है। चांदी राम सेठ का काका है। लालचंद और नेमीचंद दो कांग्रेसी व्यक्ति हैं, यानी लालचंद और नेमीचंद। और इसके अलावा दीनू, बड़ा मुनीम, डॉक्टर, किराएदार, दरोगा तथा अन्य व्यक्ति हैं। इसके बाद आप इसका कथा सुनो, यानी इसकी कहानी। एकांकी की जो शुरुआत है छीतरमल सेठ से होता है। इनके छीतरमल सेठ के काका हैं चांदीराम, जो इनके काका हैं यानी चांदीराम। इन दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। इनके पास बड़ा मिल है, बड़ा उद्योग है, साथ ही इनके पास कई बड़े मकान हैं जिसे वो किराए पर दे रखे हैं। दोनों किसी भी रास्ते से धन कमाना या संचय करना चाहते हैं। दोनों की प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। इसके लिए उन्होंने पशु एवं पक्षियों के लिए एक अस्पताल खोल रखा है। इसमें एक डॉक्टर की नियुक्ति भी कर रखी है। इन दोनों का अस्पताल खोलने का उद्देश्य
लोगों में ये बात फैलाना है कि ये मानव कल्याण का कार्य भी करते हैं। लालचंद और नेमीचंद दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं जो समाज सुधार का कार्य करते हैं। ये गांधी जी की आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। डॉक्टर छीतरमल के पास आकर कहते हैं कि सेठ जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप जो वेतन देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं होता, परिवार बड़ा है, इसमें मैं गुजारा नहीं कर पाता। सेठ जी कहते कि मैंने तो पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोला है, जो धर्म का काम है। धर्म का काम करने में पैसे का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए आपको जितना वेतन दिया जा रहा है उतने में ही आपको अपना कार्य करना पड़ेगा। डॉक्टर की अन्य विनय पर छीतरमल कहते हैं, यानी छीतरराम कहते कि ठीक है, हम वेतन बढ़ा देंगे, पर आपको एक कार्य करना पड़ेगा कि किसी प्रतिष्ठित अखबार में हमारे बारे में, हमारे अस्पताल के बारे में चर्चा की जाए, जिससे लोग हमें जाने। डॉक्टर कई संपादक एवं पत्रकारों को जानता है। ये बात सेठ जी को पता थी। डॉक्टर ये कार्य आसानी से कर सकता है। डॉक्टर कहता है कि मैं प्रयास करूंगा, इस चर्चा में वेतन वृद्धि की कोई बात नहीं हो पाती। इस समय छीतरराम और चांदीराम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है। सेठ को कहीं से पता चलता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर डॉक्टर का रिश्तेदार है। वो मुनीम को उसके पास भेजता है। मुनीम डॉक्टर से कहता है कि आप सेठ जी का काम करिए और सेठ जी आपका 10 रुपये वेतन बढ़ा देंगे। सेठ जी यहाँ मुनीम को मध्यस्थ के रूप में डॉक्टर के पास भेजता है और अपने काम हेतु प्रलोभन भी देता है। यहाँ सेठ जी अपने काले धन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए डॉक्टर से काम करवाना चाहते हैं। लालचंद और नेमचंद सेठ जी के पास आते हैं। बाहर से ये गांधीवादी हैं, परंतु भीतर से कुछ और हैं। छीतरमल इनको देखकर बनावटी भाव से खुश होते हैं और उनकी प्रकार अर्थात उनकी इच्छा वाले ही पकवान बनाए जाते हैं जैसा उनकी इच्छा है। और सेठ जी को लगता है कि यदि ये दोनों प्रसन्न हो गए तो इनकम टैक्स की मार से ये बचा लेंगे, क्योंकि राजनीति में उनकी अच्छी पहुंच है। दूसरी ओर लालचंद और नेमचंद कहते हैं कि अब की बार हम स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसमें शायद नेहरू जी भी आए और हम गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सेठ जी कहते हैं कि जब मैं गांधी जी का भाषण सुना तब से खादी पहनना शुरू कर दिया। लालचंद नेमचंद के मन में चल रहा है कि सेठ जी से बड़ा चंदा लिया जाए। दोनों सेठ जी से 500 रुपये चंदे के लिए कहते हैं। सेठ जी से 100 रुपये कहते हैं। फिर सोच लेते हैं कि इनकम टैक्स के झंझट से यही दोनों बचाएंगे, तब वो 500 रुपये देने को तैयार हो जाते हैं। लालचंद और नेमचंद बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। एक ने शेयर ले रखे हैं और दूसरे का बड़ा सा मकान बना है। ये सोच रहे हैं कि जब भी हमें सामान की जरूरत पड़ेगी तो सेठ जी से ले सकते हैं। दोनों स्वार्थी हैं। अंत में सेठ जी इनको विदा कर घर के कामों में लग जाते हैं। दरोगा सेठ जी की किराएदार को उनके पास लाता है। सेठ जी से दरोगा कहता है कि आपने मुझे खाली मकान करवाने को बोला था। किराएदार मुहलता मांगता है। सेठ जी से कहते हैं कि मेरा मकान ज़्यादा रुपए में किराए पर जाएगा, तुम्हारा सामान और बच्चे सब बाहर होंगे, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। हाथ पैर जोड़ने पर भी सेठ जी नहीं मानते। तभी ये गाड़ी वहाँ आती है, उसमें से एक अफसर निकलता है और अफसर उस किराएदार से हाथ मिलाता है। बड़े प्रेम से दोनों मिलते हैं। ये देख
समझ जाते हैं और तुरंत किराएदार के पास आकर कहते हैं कि जी साहब, आपको समस्या करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहे मकान में रह सकते हैं। दरोगा को भेज देते हैं। ये सब देख किराएदार हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। यहीं पर एकांकी पूर्ण हो जाती है। इस एकांकी में ये दिखाया गया कि बाहर लोगों का दिखावटीपन है, त्याग आदर सब दिखावा है, अंदर से लोग बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एकांकियों की बात यहीं पर अब पूरी होती है। इसके बाद आपको इसके जो प्रश्न हैं, जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या हैं वो मिल जाएंगे, और अगले प्रश्न पत्र का भी जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा।